एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज फ्रेश कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि है केस लॉज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जनरली देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स मेन कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, मेन प्रोविजंस को पढ़ रहे होते हैं, सेक्शंस को पढ़ रहे होते हैं, एंड व्हेन दे कम अक्रॉस द केस लॉज, तो केस लॉ में डिसीजन क्या था वो पढ़ लेते हैं, क्या जजमेंट है उसमें, क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, सब पढ़ लेते हैं। लेकिन जब वो केस लॉ का साइटेशंस पढ़ रहे होते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। एंड व्हेन दे आंसर द केस स्टडीज, और वहाँ पर अगर कोई केस लॉ अप्लाई हो रहा है, कोई लैंडमार्क जजमेंट अप्लाई हो रहा है, तो वो रिटेन नहीं कर पाते, वो रिकॉल नहीं कर पाते उस समय कि यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन सा केस लॉ अप्लाई हो रहा है। जबकि कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट सारे केस लॉ याद रखते हैं, रिटेन करते हैं और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एंड दैट्स वाई दे गेट अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। तो इस डिफ़िकल्टी को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ही प्लेस पर सारे के सारे जो केस लॉ हैं उन्हें कंपाइल किया है, उन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके कारण आपको हेल्प हो जाएगी कि आप उन सारे केस लॉ को एग्जाम के एक दिन पहले उसे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आपको ये एक एज प्रोवाइड करेगा, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर करें, किस केस लॉ को कौन सी जगह पर, किस सर्कमस्टांस में आपको लिखना है। सो लेट्स गेट गोइंग, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। देखते हैं हमारा फर्स्ट केस लॉ, दैट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। यहाँ पर हुआ क्या था और ये रिलेट किससे करता है? ये रिलेट करता है हमारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें इसे कहाँ कोट करना है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमने एक एसेंशियल पढ़ा था, टू पार्टीज। हमने एसेंशियल्स पढ़े थे, दो सेट्स होते हैं, एक सेट वो जो कि सेक्शन 10 में दिए गए हैं और दूसरा वो जो कि सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए लेकिन एसेंशियल्स हैं और उनका होना कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी है। तो जब हमने सेकंड सेट पढ़ा था उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था टू पार्टीज, यानी कि दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और वहाँ पर ये पर्टिकुलर केस लॉ कोट किया जाता है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर हुआ ये था कि एक पर्टिकुलर फर्म थी, रमनलाल एस एंड कंपनी, और ये फर्म हो रही थी डिसॉल्व, यानी कि एंड हो रही थी, फर्म को ख़त्म कर रहे थे, बंद कर रहे थे। तो फर्म की कुछ एसेट्स जो हैं वो पार्टनर्स अपने पास लेकर जा रहे थे, अपने घर लेकर जा रहे थे, सब सेटल कर रहे थे अकाउंट्स को। तो यहाँ पर इसकी जो एसेट्स थी उसमें था कुछ इन्वेंट्री, कुछ स्टॉक था जो कि पार्टनर्स अपने पास में लेके गए, और सेल्स टैक्स ऑफिसर ने लगा दिया इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स कि भैया टैक्स दो, यहाँ पर जो स्टॉक है वो बेचा गया है पार्टनर्स को। मैटर जो है वो गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने कहा कि फर्म जो है और पार्टनर जो है क्या वो अलग अलग है या फिर सेम ही है? फर्म को और पार्टनर को एक ही तो माना जाता है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों को एक ही मानकर तो आगे लॉ में प्रोसीड किया जाता है। अगर कोई डेट्स भी होती है फर्म की तो उसके लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। तो कैसे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आप इन दोनों को अलग अलग मान सकते हो? इस ट्रांजैक्शन में भी फर्म को और पार्टनर्स को एक ही माना जाएगा और इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक ही है, और यहाँ पर वन पर्सन कैन नॉट बी अ बायर एंड अ सेलर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर्स हैं या ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो ये मैटर जो है वो जीत जाती है, ये केस जीत जाती है और इन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, सेल्स होने के लिए यहाँ पर दो लोगों का होना ज़रूरी है। अगर दो लोग नहीं हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसका कंटेंट पढ़ते हैं। व्हेन ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द एसेट्स ऑफ द फर्म were divided among the partners, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. Partners एक ही टाइम पर बायर और सेलर दोनों नहीं हो सकते, वो पार्टनर्स खुद ही उसके जॉइंट ओनर थे उन एसेट्स के, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।
किससे रिलेट करता है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से एटलीस्ट 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट केस लॉ। सेकेंड जो हमारा केस लॉ है वो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, रिलेट करता है ये इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप से। ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है वो है इंग्लैंड का केस लॉ, क्योंकि इंडिया एंड इंग्लैंड में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शनल कुछ प्रोविजंस है जहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिफरेंस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बिकॉज जब इंग्लैंड या ब्रिटिश जो लोग थे यहाँ पर इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर लगाया था, अप्लाई किया था, और उसके कारण हम जो केस लॉ पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी सारे ऐसे केस लॉ हैं जो कि पर्टिकुलरली इंग्लैंड से आते हैं। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर जो पर्टिकुलर केस लॉ है वो इंग्लैंड का ही केस लॉ है। यहाँ पर हुआ ये था कि बेल्फर, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर दो पर्सन्स थे। इंग्लैंड से वो दोनों लोग श्रीलंका घूमने आए थे और मीनवाइल मिसेस बेल्फर की हो गई तबीयत खराब। सो शी फेल इल एंड उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया गया श्रीलंका में ही। अब मिस्टर बेल्फर को जाना पड़ा किन्हीं कारणों के कारण बाहर इंग्लैंड। तो जाते जाते मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को प्रॉमिस ये किया कि वो हर महीने मिसेस बेल्फर को एक अमाउंट भेजा करेंगे। अब शुरुआत के कुछ महीने तो मिस्टर बेल्फर ने ये अमाउंट मिसेस बेल्फर को भेजा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये अमाउंट भेजना बंद कर दिया। अब मिसेस बेल्फर हो गई गुस्सा और वो चली गई कोर्ट के पास में कि इस पर्सन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि सो एंड सो अमाउंट मुझे हर महीने पे करेगा और अब मुझे ये पे नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया कि आप ये अमाउंट क्लेम कर भी नहीं पाएंगी, बिकॉज जब आप ये इमोशनल होकर प्रॉमिस कर रहे थे आपस में पैसे लेन देन करने का, तब आपका कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का। आपका ये जो पर्टिकुलर प्रॉमिस है वो आ जाता है सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट की कैटेगरी में, एंड सोशल एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पर अगर दो पर्सन्स प्रॉमिस कर रहे हैं और प्रॉमिस में एंटर करते समय, अग्रीमेंट में एंटर करते समय उनका कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो एनफोर्सिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर के जो अग्रीमेंट है उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता है। तो यहाँ पर ये जो वाइफ है वो अपना क्लेम हार जाती है, वो सक्सीड नहीं कर पाती, मिस्टर बेल्फर जीत जाते हैं। सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चन बना हुआ है जो कि हमने केस स्टडीज़ में भी पढ़ा था, मिसेस लाली से रिलेटेड, जो कि अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि उनका हस्बैंड उन्हें बर्थडे पर खर्च करने के लिए कोई अमाउंट दे, प्रॉमिस करे, और ये जो प्रॉमिस होता है वो रिटर्न में होता है, रजिस्टर होता है। लेकिन हस्बैंड जो है वो ये अमाउंट पे नहीं कर पाता है बर्थडे के दिन, और उसके कारण वाइफ चली जाती है कोर्ट के पास में। लेकिन वाइफ इस क्लेम में सक्सीड नहीं हो पाती है, बिकॉज जब ये प्रॉमिस किया जा रहा था, जब ये अग्रीमेंट किया जा रहा था, तब कोई भी इंटेंशन नहीं था कि लीगल रिलेशनशिप में एंटर किया जाए। तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर लुकिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये देखना है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा था इंटेंशन क्या था पार्टीज़ का, दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का इंटेंशन था या फिर नहीं था। सो एक बार इसके कंटेंट को पढ़ लेते हैं। अ हस्बैंड agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. किससे रिलेट करता है? इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, जो कि आता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। बढ़ते हैं हमारे अगले केस लॉ पर, जो कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। अगेन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है हमारा, जो कि रिलेट करता है जनरल ऑफर से। अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है जिसमें कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया जा रहा है, तो कोई भी पर्सन जो कि इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेता है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, वो
माना जाएगा कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर हुआ क्या था, अगेन ये रिलेट करता है हमारे इंग्लैंड से ही। तो बात है 1893 की। इन ईयर्स में हो ये रहा था कि इन्फ्लुएंजा नाम की एक डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी। जैसे कि कोविड कुछ साल पहले, 2 साल पहले कोविड काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, उसी तरीके से ये इन्फ्लुएंजा करके डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। तो यहाँ पर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी करके कंपनी थी जिसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्मोक बॉल। और कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट ये दिया कि जो कोई भी पर्सन हमारे इस स्मोक बॉल को परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा सो एंड सो तरीके से, और अगर फिर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसे 100 पाउंड का अमाउंट देंगे। तो कंपनी यहाँ पर क्लेम कर रही थी कि आप हमारा स्मोक बॉल नाम का प्रोडक्ट कंज्यूम करो और आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन एनी केस, बाय एनी चांस, अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो भी जाता है तो हम आपको 100 पाउंड का अमाउंट पे करेंगे। अब कार्लिल नाम की जो लेडी है उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट पढ़ा और कार्बोलिक नाम स्मोक बॉल जो था उसका ये प्रोडक्ट खरीद लिया, स्मोक बॉल। और इस लेडी ने जो गिवन डायरेक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग इस स्मोक बॉल को कंज्यूम किया। अभी कंज्यूम करने के बाद भी कार्लिल को हो गया इन्फ्लुएंजा और ये मैडम चली गई इस कंपनी के पास में कि लाओ मेरे 100 पाउंड रुपए, सॉरी रुपए नहीं 100 पाउंड। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है इसने मना कर दिया कि हम कोई अमाउंट पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्या हमने आपको आकर ऑफर दिया या क्या आकर आपने हमें एक्सेप्टेंस दिया? तो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। वी आर नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट। अब ये मैडम चली गई कोर्ट के पास में। कोर्ट ने कहा कि यार तुमने एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में, उसमें तुमने रिवॉर्ड अनाउंस किया है और उसमें आपने कुछ कंडीशंस लिखी है, तो कोई भी पर्सन अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेता है, उससे सेटिस्फाई कर लेता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि अभी ये पर्सन आपको कान में आकर बोले कि मैंने तुम्हारा स्मोक बॉल खरीद लिया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। अगर उसने सेम जो भी डायरेक्शंस दी गई हैं उन सबको फुलफिल किया है तो ये माना जाएगा कि आप दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो आपको अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है उससे ये 100 पाउंड का अमाउंट कार्लिल को पे करना पड़ा। सिमिलर लाइंस पर आपको केस स्टडीज बन सकती है जहाँ पर कोई पर्सन कोई रिवॉर्ड अनाउंस कर रहा है कि अगर उसका कोई लॉस्ट आर्टिकल है वो अगर आप ढूंढ कर दे देते हैं, लॉस्ट कार है वो आप ढूंढ कर दे देते हैं तो आपको इतना अमाउंट पे किया जाएगा। और अगर वो पर्सन डिनाई कर देता है तो उस केस में ये जो दूसरा पर्सन है जिसने ये लॉस्ट आर्टिकल की या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी की है वो क्लेम कर सकता है उस अमाउंट को लेने के लिए, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पर्सन्स। तो जब भी एडवर्टीजमेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर में अनाउंसिंग अ रिवॉर्ड और अगर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, किसी पर्सन ने उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फुलफिल कर लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है और कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। फैक्ट्स पढ़ते हैं। इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड in several newspapers that a reward of 100 pound would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Ball Company according to printed directions. One lady, Mrs. Carlyle, used to use the smoke balls as per the directions of the company and even then suffered from influenza. Had she could recover the amount as by using the smoke ball, she had accepted the offer. उसने जब इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा, उसे फुलफिल किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये आप कहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे इस पर्टिकुलर केस लॉ को? जनरल ऑफर के केस में, जब भी किसी एडवर्टीजमेंट में कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया जाता है उस केस में। General offer can be accepted by anyone. Advertisement made in newspaper announcing reward is a general offer and not an invitation to offer.
अगला केस लॉ है हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इंडिया का ही केस लॉ है हमारा, स्वदेशी केस लॉ है। यहाँ पर हुआ ये था कि दो पर्सन्स थे, लालमन शुक्ला एंड गौरी दत्त। लालमन शुक्ला था सर्वेंट एंड गौरी दत्त था मास्टर। अब हुआ ये कि गौरी दत्त का जो नेफ्यू था वो हो गया गुम, और जब ये नेफ्यू गुम हो गया तो गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेके आओ। अब जब लालमन शुक्ला इस नेफ्यू को ढूंढने गया, पीछे से गौरी दत्त ने एक एडवर्टीजमेंट और दे दिया न्यूज़पेपर में कि जो भी पर्सन मेरे इस नेफ्यू को लाकर देगा ढूंढकर, मैं उसे कुछ अमाउंट पे करूंगा एज ए रिवॉर्ड। अब लालमन शुक्ला जब इस नेफ्यू को ढूंढ रहा होता है, उसे मिल जाता है नेफ्यू, और वो इस न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट को भी पढ़ लेता है कि अरे वाह, मालिक ने ये रिवॉर्ड अनाउंस किया है। अब ये लेकर जाते हैं इस बच्चे को गौरी दत्त के पास में और बोलते हैं कि लाओ मेरा रिवॉर्ड। गौरी दत्त कर देता है मना कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। लालमन शुक्ला चला जाता है कोर्ट के पास में ये बोलते हुए कि इस पर्सन ने रिवॉर्ड अनाउंस किया था कि ये इतना अमाउंट देगा जो भी पर्सन नेफ्यू को लाकर देगा, और अब मैं ये लेकर आया हूँ तो इसने मुझे अमाउंट दिया नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब तुम्हें नेफ्यू को ढूंढने भेजा गया था, क्या तुम्हें इस रिवॉर्ड के बारे में पता था? नहीं पता था। तुमने पहले इस नेफ्यू को ढूंढा और उसके बाद में तुम्हें इस एडवर्टीजमेंट के बारे में पता चला, तो यहाँ पर तुम्हें ऑफर के बारे में तो पता ही नहीं था। अगर तुम्हें ऑफर कम्युनिकेट किया ही नहीं गया था, तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो एक्सेप्टेंस कैसी हो सकती है? एक्सेप्टेंस तो हम उसी चीज़ पर देते हैं ना जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो। जिस ऑफर के बारे में हमें पता होगा उस चीज़ पर तो हम एक्सेप्टेंस देंगे। यहाँ पर तुम्हें अगर ऑफर पता ही नहीं है तो उस पर एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती है। तो अगर भूल से तुमने ऑफर में दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर भी दिया है तो ये नहीं माना जाएगा कि तुम लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्टेंस में आया है। ये नहीं माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और तुम ये अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो एक्सेप्टेंस सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब ऑफर का नॉलेज हो। ऑफर का नॉलेज होना ज़रूरी है, ऑफर का कम्युनिकेट किया जाना ज़रूरी है, नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। तो फैक्ट्स पढ़ते हैं। गौरी दत्त sent his servant Lalman to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. Lalman traced the boy in ignorance of the announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. Had he was not entitled to reward as he did not know the offer. So acceptance in the ignorance of offer is not a वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब ऑफर का नॉलेज हो। अगर ऑफर का नॉलेज नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ये किस में आएगा? रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में। ओके, देखते हैं हमारा अगला केस लॉ जो कि है हार्वे वर्सेस फेशी। अगेन ये जो है हमारा है इंग्लैंड का फिरंगियों का केस लॉ, रिलेट करता है इन्विटेशन टू ऑफर से। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दिया गया है, अगर कहीं प्राइस कोट किया गया है, क्या वो ऑफर माना जाएगा या फिर इनविटेशन टू ऑफर माना जाएगा? ऑफ कोर्स इनविटेशन टू ऑफर माना जाएगा, जैसे कि हम मेन हमारे कंटेंट में पढ़ चुके हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो ये बात आई कहाँ से? ये बात आई हमारे हार्वे वर्सेस फेशी केस लॉ से, इस जजमेंट से। यहाँ पर हुआ ये था, हार्वे एंड फेशी दो पर्सन्स थे। हार्वे ने फेशी को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें हार्वे ने फेशी से दो क्वेश्चंस पूछे। पहला, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन? अब बम्पर हॉल पेन एक जगह का नाम है। हार्वे ने फेशी से पूछा कि क्या आप हमें ये जगह सेंड करेंगे? दूसरा, टेलीग्राम और टेलीग्राफ अस लोवेस्ट कैश प्राइस, हमें मिनिमम प्राइस कोट करो कि कितने में आप बेचोगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्या आप इसको बेचोगे, उसका कोई आंसर फेशी ने दिया नहीं, लेकिन जब कैश प्राइस पूछा गया उसका इसने आंसर दिया कि 900 पाउंड में हम इस पर्टिकुलर बम्पर हॉल पेन को बेचेंगे। हार्वे ने कहा कि ओके, आई एम रेडी टू बाय दिस बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड।
फेशी ने कहा कि आई एम नॉट रेडी टू सेल, मुझे बेचना ही नहीं है। हार्वे ने कहा ऐसे कैसे, तुमने हमें 900 पाउंड का अमाउंट बताया, तो ये ऑफर था और अब हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम्हें ये बम्पर हॉल पेन बेचना पड़ेगा। फेशी ने कहा कि नहीं बेचेंगे। मैटर गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने देखा कि यार यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे हार्वे के द्वारा। पहला कि क्या बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, और दूसरा कि लोवेस्ट कैश प्राइस कोट करो। फेशी ने पहले क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया था। फेशी ने बताया ही नहीं कि हम बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे, सिर्फ उसने ये आंसर किया कि हमारा मिनिमम प्राइस 900 पाउंड रहेगा। तो क्या यहाँ पर सिर्फ प्राइस कोट कर देने से ऑफर बन गया क्या? नहीं बना। यहाँ पर ऑफर नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और हमारे फेशी जो है वो जीत गए केस को, हार्वे हार गया। एक बार इस कंटेंट को पढ़ते हैं। इन दिस केस प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल है वहाँ की जो कोर्ट्स होती है उसे कहा जाता है प्रिवी काउंसिल, succinctly explain the distinction between an offer and an invitation to offer. In the given case, the plaintiff through a telegram asked the defendant 2 questions, namely first, will you sell us bumper hall pen? Second, telegraph lowest cash price. The defendant replied through telegram that the lowest price for bumper hall pen is 900 pound. The plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at 900 pound. However, the defendant refused to sell the property at the price. Defendant ने मना कर दिया। plaintiff कौन है? जिसने केस किया है। defendant कौन है? जो केस को डिफेंड कर रहा है। plaintiff है हार्वे, defendant है फेशी। हर बार plaintiff का नाम आगे होता है, सेकेंड वाला जो नाम होता है वो होता है defendant का। The plaintiff sued the defendant contending that they had made an offer to sell the property at 900 pound and therefore they are bound by the offer. Offer, ये offer है ही नहीं, ये है invitation to offer. However, the Privy Council did not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price but reserved their answer with regard to willingness to sell. उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि हम बेचना चाहते भी हैं या फिर नहीं बेचना चाहते हैं। Thus, they made no offer at all. Their lordships held that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस देने से ये एक ऑफर नहीं बन जाता है, इससे आप एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकते। ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। केस स्टडी के फॉर्म में कैसे बन सकता है कि किसी जगह पर प्राइस टैग लगा हुआ है और सामने वाला पर्सन, कोई कस्टमर जाकर बोलता है कि ये ड्रेस को पैक कर दो, इस प्राइस में मुझे खरीदना है, तो क्या ये सेलर बाउंड है ये ड्रेस बेचने को? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफर है ही नहीं। अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दिया गया है तो वो ऑफर नहीं कहलाएगा। इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। इट विल इंड्यूस द ऑफर्स बट इट इज़ नॉट एन ऑफर इन इटसेल्फ। ये हुआ हमारा हार्वे वर्सेस फेशी। बढ़ते हैं हमारे अगले केस लॉ पर, जो कि बोल्टन वर्सेस जोन्स। रिलेट करता है स्पेसिफिक ऑफर से। स्पेसिफिक ऑफर कौन से ऑफर होते हैं? जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को दिए गए हैं। अगर एक ऑफर किसी एक पर्सन को दिया गया है तो क्या कोई और पर्सन आकर उसे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ? नो, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वही उसे एक्सेप्ट करेगा। और ये डिसीजन निकला हमारे बोल्टन वर्सेस जोन्स की लैंडमार्क जजमेंट में। यहाँ पर हुआ ये, 2 पर्सन्स थे, एक्चुअली 3 पर्सन्स थे, बोल्टन, जोन्स एंड ब्रोकलहर्स्ट। अब यहाँ पर हुआ ये, एक पर्सन था ब्रोकलहर्स्ट, ओके, इसका नाम हम रख देते हैं BH। इसका नाम हम रखते हैं ब्रोकलहर्स्ट का को बोलते हैं हम BH से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है B बोल्टन एंड तीसरा है जोन्स, राइट। अभी हुआ ये, बोल्टन जो है उसने बिजनेस बाय किया ब्रोकलहर्स्ट से। ब्रोकलहर्स्ट का एक बिजनेस था, फॉर एग्जांपल सपोज करो उसका ग्रोसरी शॉप था, राइट। ब्रोकलहर्स्ट का एक ग्रोसरी शॉप था जो कि उसने सेल कर दिया बोल्टन को। अभी जोन्स नाम का एक पर्सन था,
उसने ब्रोकन हर्स्ट को कुछ ऑर्डर किया, कुछ सामान ऑर्डर किया। जोन्स पर्टिकुलर जो था वो क्रेडिटर था किसका? ब्रोकन हर्स्ट का। यानी कि जोन्स को ब्रोकन हर्स्ट से कुछ पैसे लेने थे और जोन्स ने सोचा कि ये पैसे दे नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको ये सामान ऑर्डर कर देता हूँ सो दैट ये जो अमाउंट है वो सेट ऑफ हो जाए। जोन्स को कुछ अमाउंट लेना था ब्रोकन हर्स्ट से। जोन्स था क्रेडिटर ब्रोकन हर्स्ट का और जोन्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकन हर्स्ट के नाम से कि मुझे ये अमाउंट, ये सामान सप्लाई करो। अब ये जो बिजनेस है वो तो सेल कर दिया गया था किसको? बोल्टन को। बोल्टन ने ये पर्टिकुलर ऑर्डर रिसीव किया क्योंकि उसकी शॉप पर उसे ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिला। उसने क्या किया? उसने सारा का सारा सामान सप्लाई कर दिया जोन्स को और उसको कहा कि निकालो पैसे। जोन्स ने कहा कैसे पैसे? बोल्टन ने कहा कि जो मैंने सप्लाई किया है आपको उसके अमाउंट, उसका जो बिल है उसका पैसा निकालो। जोन्स ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया था? नहीं दिया था। मैंने ऑर्डर किसको दिया था? ब्रोकन हर्स्ट को। तो तुम कौन होते हो इस सामान को सप्लाई करने वाले? मैंने ऑर्डर किसको किया था? ब्रोकन हर्स्ट को। तो सप्लाई कौन करेगा? ब्रोकन हर्स्ट। हु आर यू टू एक्सेप्ट दिस ऑफर? मैंने ऑफर किसको दिया था? ब्रोकन हर्स्ट को। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ऑफर दिया ही नहीं गया है तो तुम होते कौन हो इसे एक्सेप्ट करने वाले? हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। मैटर गया कोर्ट के पास में। कोर्ट ने कहा कि ठीक ही तो है, जोन्स जो है उसने ब्रोकन हर्स्ट को ऑर्डर दिया था तो इसे एक्सेप्ट करने वाला पर्सन भी ब्रोकन हर्स्ट ही होता है, वो अगर सप्लाई करेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर जोन्स जो है ही इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट टू बोल्टन, क्योंकि बोल्टन को कोई ऑर्डर ही नहीं दिया गया था। अगर उसने सप्लाई कर दिया है तो जोन्स उसे अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो अगर कोई स्पेसिफिक ऑफर है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए डायरेक्ट किया गया है, उसे दिया गया है, तो उसे एक्सेप्ट भी वही स्पेसिफिक पर्सन करेगा, कोई और पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसके फैक्ट्स को पढ़ते हैं। बोल्टन बूट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकनहर्स्ट। जोन्स हु वाज ब्रोकनहर्स्ट's creditor placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. Bolton supplied the goods even though the order was not in his name. उसके नाम में ऑर्डर था ही नहीं. Jones refused to pay Bolton for the goods because by entering into contract with Brocklehurst, he intended to set off his debt against Brocklehurst. जोन्स का इंटेंशन क्या था कि मैं इससे सामान ले लूंगा सो दैट हमारा ये जो अमाउंट है वो सेट ऑफ हो जाएगा आपस में. Had as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones. किससे रिलेट करता है? स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर. सिर्फ वो पर्सन जिसे ऑफर दिया गया था वही उससे एक्सेप्ट कर सकता है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला केस लॉ, नील वर्सेस मेरिट. ये रिलेट करता है एक्सेप्टेंस के रूल से कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड रूल्स रिलेटेड टू वैलिड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस अगर वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाई जानी है तो उसका एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना ज़रूरी है. यानी कि आप एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हो. अगर आप एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है काउंटर ऑफर एंड इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. तो एक्सेप्टेंस का अगर वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाया जाना है तो वो होनी चाहिए एक अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, जहाँ पर जैसे जैसे ऑफर दिया गया है उससे वैसे ही एक्सेप्ट करना है, अपनी कंडीशंस को वहाँ पर मत इंसर्ट करो. अगर आपने ऐसा किया तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा, आपका ऑफर एक काउंटर ऑफर कहलाएगा. यहाँ पर हुआ ये था, एम जो है उसने एन को ऑफर किया कि मैं तुम्हें लैंड सेल करूँगा 280 पाउंड में. ओके, एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन फॉर 280 पाउंड. N replied purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 pound only. 280 पाउंड में इस लैंड को सेल करना था और इसने क्या किया? इसने 80 पाउंड का चेक एनक्लोज कर लिया कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूँ, साथ में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बैलेंस जो अमाउंट है वो आपको
पे कर दूंगा इंस्टॉलमेंट्स में, 50-50 पाउंड की इंस्टॉलमेंट में बैलेंस 200 पाउंड का अमाउंट आपको सेंड कर दूंगा, पे कर दूंगा। यहाँ पर क्या ऐसी कोई कंडीशन थी ऑफर में कि आप आराम से 200 पाउंड का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहना, अभी 80 पाउंड ही दे दो तो भी चलेगा? नहीं था। तो ये जो एक्सेप्टर है वो अपने हिसाब से कंडीशंस इंसर्ट नहीं कर सकता है कि मैं इस ऑफर को इस कंडीशंस के साथ में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो नील था उसने अपने हिसाब से कंडीशंस इंसर्ट कर ली कि मैं ऐसे ऐसे इसको पे करूँगा। तो ये काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है। It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. ये जो एक्सेप्टेंस है वो एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस अगर आता है उसमें आपको लिखना रहेगा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो उसमें आप ये पर्टिकुलर केस लॉ कोट कर सकते हैं, नील वर्सेस मेरिट। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे ये केस लॉ। आगे का जो हमारा केस लॉ का डिस्कशन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे कल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।